और दोस्तों क्या हाल चाल है। जैसे कि देख रहे हो आप मेरे पास में ये दो कंप्रेसर है, अलग अलग टाइप के। ये बहुत ही पुराना ओल्ड मॉडल है और ये है LG का कंप्रेसर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि कोई कंप्रेसर में अगर उसकी पंपिंग डाउन होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है और उस पंपिंग को आप कैसे पहचानेंगे, और यदि कोई कंप्रेसर ऑयल छोड़ रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है और उसे आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि कौन सा कंप्रेसर ऑयल छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं इसी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, अगर किसी कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है तो प्रॉब्लम क्या आती है। अगर किसी कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो रही है तो वो कंप्रेसर आपके फ्रिज में वर्क ही नहीं करेगा, कूलिंग नहीं करेगा, कूलिंग में दिक्कत आएगी। चाहे वो कंप्रेसर डबल डोर फ्रिज का हो, सिंगल डोर फ्रिज का हो या AC का ही क्यों ना हो कंप्रेसर, अगर उसकी पंपिंग डाउन होगी तो वो कूलिंग करेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा मेन रीजन यही होता है, अगर पंपिंग डाउन है तो वो कूलिंग ही नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं करेगा। अब कई बार क्या होता है कि किसी कंप्रेसर में अगर पंपिंग डाउन होती है तो हम उसमें गैस थोड़ी सी ज्यादा भर देते हैं तो वो कूलिंग करने लगता है। तो वो बहुत रियल केस में होता है, हर कंप्रेसर के साथ में ऐसा नहीं होता। तो इसका मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। अगर किसी कंप्रेसर में पंपिंग डाउन होती है और उसमें R134 गैस डली हुई है तो उसमें R600 गैस डालने से उसकी प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उससे थोड़ी सी कूलिंग होने लगती है, थोड़ी सी मतलब अच्छी खासी कूलिंग होने लगती है जैसे नॉर्मली होती है। तो वो बहुत रियल केस में होता है। तो इसमें काफी सारे फ्रेंड ये बोलेंगे कि ये रिस्की हो सकता है। तो देखिए, अगर ये हमारा गेज मीटर है, इस गेज मीटर के पाइप से 1 या 2 चार्जिंग लाइन अगर हम डालेंगे तो कोई रिस्की नहीं है, आराम से जो है वर्क कर जाता है जिसकी पंपिंग डाउन होती है वो कंप्रेसर। लेकिन वो भी बहुत कम केस में, वो भी 10 में से 1 कंप्रेसर ऐसा काम कर जाता है, बाकी के नहीं करते हैं। तो ये तो होगी पंपिंग डाउन। अब अगर यदि कोई कंप्रेसर ऑयल उठाता है तो उसमें ये दिक्कत आती है कि वो कंप्रेसर में आप गैस भर रहे हैं या वो फ्रिज में आप गैस भर रहे हैं तो वो एक दिन तो कूलिंग करता है लेकिन दूसरे दिन कूलिंग करना बंद कर देता है। लेकिन उस केस में आपका कंप्रेसर जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और कंडेंसर भी गर्म लगता है लेकिन कूलिंग नहीं आती। तो उस केस में हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑयल उठा रहा होगा, इस वजह से ही वो प्रॉब्लम आती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या वो कंप्रेसर रिपेयर हो सकता है या उसमें ऑयल चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखिए, ना ही उसमें ऑयल चेंज करना पड़ेगा, उसमें सीधे सीधे कंप्रेसर ही चेंज होगा। लेकिन कंप्रेसर चेंज करने से पहले मैंने कई वीडियो में बताया कि कंप्रेसर चेंज करने से पहले कंडेंसर को फ्लश कर लीजिए और हो सके तो कूलिंग कॉइल को भी अच्छे से फ्लश कर लीजिए। उसके अंदर जो फंसा हुआ ऑयल होता है उसे बाहर निकालिए, उसके बाद में नया कंप्रेसर लगा के आराम से उसमें गैस भरिए वैक्यूम करके। और यदि कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है तब भी कोई बात नहीं बन रही है तो उस केस में भी आपको कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कंप्रेसर रिपेयर नहीं होते। अब आप में से काफी सारे फ्रेंड बोलेंगे कि कंप्रेसर रिपेयर होते हैं। देखिए, होते हैं लेकिन हर जगह नहीं होते। कई लोग इसे रिपेयर करके बेचते हैं लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मैंने रिपेयर हुए हुए कंप्रेसर लगा के देखे हैं, वो ज्यादा दिन चलते ही नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, या तो कई बार कंप्रेसर लीक मिल जाते हैं या कंप्रेसर थोड़े टाइम के बाद में लीक हो जाता है, या वो प्रॉपर तरीके से चलता नहीं है या प्रॉपर तरीके से उसका प्रेशर बनता नहीं है। ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें आती है। तो आप में से यदि किसी को रिपेयर करे हुए कंप्रेसर मिलते हैं तो आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, बाकी तो आपकी चॉइस है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कंप्रेसर ऑयल उठा रहा है तो वो आप कैसे पहचानेंगे। अगर कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है तो वो आप कैसे पहचानेंगे, इन दोनों ही कंप्रेसर के ऊपर मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है तो उसे आप किस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास में एक LG का है और ये ओल्ड मॉडल है, इसे मैं साइड में रखता हूं। यदि कंप्रेसर किसी फ्रिज में लगा हुआ है तो उसमें पंपिंग चेक करने के लिए आपको डिस्चार्ज लाइन को काटना पड़ेगा और यहाँ पे आपको गेज मीटर लगा के चेक करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे गेज मीटर कैसे लगाए, उसके लिए क्या हम NRV वॉल लगाए? तो आप चाहो तो NRV वॉल भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारे पास में एक सोल्यूशन है। आप हमारी वेबसाइट से ये कपलर का सेट ले सकते हो। इसमें आपको 2 कपलर मिलेंगे, एक 4 का और 3 16 का। ये 1 4 का जो कपलर है ऑरेंज कलर का, ये आपके सक्शन लाइन पे भी लग जाता है और चार्जिंग लाइन पे भी लग जाता है क्योंकि दोनों की पाइपें सेम होती है। और ये 3 16 का जो कपलर है ये आपके डिस्चार्ज लाइन पे यहाँ पे लग जाता है और कैपिलरी में भी लग जाता है। और इसके साथ में आपको 2 वॉशर मिलेंगे। ये देखिए, 2 रबड़ के वॉशर मिलेंगे जो कि आपके यहाँ इस कपलर में यहाँ पे लगते हैं। ये अगर ये वॉशर खराब हो गया तो आप ये वॉशर यहाँ पे लगा सकते हो। अगर एक्स्ट्रा वॉशर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मंगा सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के कपलर को आप हमारी वेबसाइट से खरीदेंगे तो आपको यहाँ से डिस्चार्ज लाइन जो काटेंगे वहां पे आपको इस तरह से इसे पहले ढीला कर लेना है और उसके अंदर इसे आपको इस तरह से लगा लेना है। तो ये मैंने यहाँ से इसे कस दिया है, अब ये बाहर नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको इस तरह का हाई प्रेशर वाला गेज मीटर लगा लेना है जिसमें 500 PSI होता है। ये वाला गेज मीटर आपके यहाँ पे काम आने वाला है। चलिए मैं इसे इसमें लगा देता हूँ।
अब देखिए मेरे क्या है कि ये गेज मीटर का यहाँ पे ये जो नॉब है ये टूट गया है, खराब हो गया है। तो मेरे पास में ये इस तरह की चाबी है, तो इस तरह की चाबी आप हार्डवेयर की दुकान से ले सकते हैं। ये चाबी यहाँ पे काम आ जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पूरा सेटअप लगा दिया है। अब आपको यहाँ पे ये चीज आपको नोटिस करना है कि ये जो गेज मीटर की सुई है, अगर इसकी पंपिंग डाउन होगी तो ये गेज मीटर की सुई अटकती अटकती ऊपर जाएगी, या फिर 300 PSI या 400 PSI पे ही अटक जाएगी, 500 PSI तक नहीं पहुंचेगी। तो चलिए मैं इसे चालू करता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने इसे चालू किया और ये मैंने अभी यहाँ पे खोल रखा है, ये मैंने इसे लॉक कर दिया। अब देखिए इसकी सुई जो है किस तरह से ऊपर जा रही है जल्दी जल्दी, और कंप्रेसर की आवाज़ भी जो है चेंज होती जा रही है। और ये देखिए 350 चली गई, 400 चली गई, 450 चली गई, 500 PSI तक चली गई। और इसे अब यहाँ पे हम रिलीज़ कर देंगे क्योंकि ज़्यादा प्रेशर हम दबा नहीं सकते, कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये कपलर लगा के इसकी पंपिंग चेक कर सकते हो। अगर वाकई ही इसकी पंपिंग बिल्कुल डाउन होगी तो इसमें क्या होगा कि जब यहाँ पे हम उंगली लगाते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे थोड़ी दूर आने के बाद में ये रुक जाएगा, इससे आगे इसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा। देखिए और सुई जो है वो धीरे धीरे जा रही है। अगर इसकी पंपिंग डाउन होगी तो सुई जो है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, तेजी से नहीं बढ़ेगी, या फिर अटकते अटकते बीच बीच में अटकते अटकते बढ़ेगी। जैसे हम गाड़ी को रेस देते हैं, स्पीड में भगाते हैं तो एकदम से जाती है, रेस कम करते हैं तो रुकती है, उस तरह से इसकी सुई बढ़ेगी अगर इसकी पंपिंग डाउन है या खराब है तो। और जैसे ही मैं अभी से छोड़ूंगा तो ये देखिए इसकी स्पीड स्लो होगी, आपके 300 PSI के बाद में स्पीड स्लो हो जाएगी इसकी। ये देखिए अब मैं दोबारा से दिखाता हूँ, ये देखिए तेजी से बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये किसी फ्रिज की बॉडी खराब हो गई थी, उसमें से हमने ये कंप्रेसर निकाल के लिया। इस कंप्रेसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा आपने, इस तरह से यहाँ पे पंपिंग चेक करना है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्लियरली दिखाई भी दिया होगा। और ये जो कपलर हमने यहाँ से डिस्चार्ज लाइन काट के यहाँ लगाया है, तो आप ड्रायर के पास में भी वहां से ड्रायर हटा करके वहां पे भी इसे लगा के प्रेशर चेक कर सकते हो। तो ब्रेजिंग ना करनी पड़े उसके लिए आप ये कपलर आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कपलर आपके कैपलरी में भी आपको अगर प्रेशर डाल के उसे फ्लश करना है, कैपलरी में भी इसे आराम से लगा सकते। अब चलिए देखते हैं कि अगर कंप्रेसर में ऑयल उठा रहा है तो वो आपको कैसे चेक करना है। इसे बस आराम से यहाँ से ढीला करो और यहाँ से निकाल लो, हो गया काम। अब देखिए हमारे पास में ये वाला जो कंप्रेसर है इसमें ऑयल उठाता है, इसकी यही प्रॉब्लम है। और हमने ये जो वैक्यूम करने के लिए कंप्रेसर बनाया है, इसी के ऊपर हमने कई वीडियो बना दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब हमने चैनल चालू किया था तब से ये कंप्रेसर मेरा साथ दे रहा है, और तब से मैंने इस कंप्रेसर को अभी मैंने हटाया ही नहीं। और यही कंप्रेसर है जिसे मैं AC में भी वैक्यूम करने के लिए लेता हूँ और फ्रिज में भी वैक्यूम करने के लिए इसी कंप्रेसर का इस्तेमाल करता हूँ। और आपने कई वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने AC को भी वैक्यूम इसी कंप्रेसर से किया था। 220 लीटर के फ्रिज का ये कंप्रेसर है, BPL का, जो BPL के पुराने फ्रिज आते थे उसमें से निकला हुआ ये कंप्रेसर है। तो चलिए मैं इस कंप्रेसर को चालू करता हूं और आप देखना कि यहाँ पे ये कंप्रेसर किस तरह से ऑयल निकालता है। और देखिए इस कंप्रेसर को चालू करने के लिए हमने ये जुगाड़ बनाया है, इसका भी हमने वीडियो बनाया था, मैं आपको समझा दूं। ये बेल स्विच है, ये देखिए इस तरह से काम करता है। ये रनिंग और स्टार्ट वाले टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं, तो उसके जगह पे हमने ये बटन लगाया है, इसे बस एक बार प्रेस करके छोड़ दो तो ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इसका वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके इसका डिटेल में वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसे बना सकते हैं। इसका डायग्राम भी दे रखा है। तो चलो मैं इसे चालू कर देता हूँ। इसमें ऑयल निकालने वाली ही प्रॉब्लम है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ये बॉडी शॉर्ट है ना कुछ है, इसमें सिर्फ ऑयल निकलता है। ये देखिए जो भी कंप्रेसर अगर ऑयल निकालता है तो आप यहाँ पे जब डिस्चार्ज लाइन पे इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से छोड़ेंगे तो इस तरह से ये ऑयल उड़ाएगा। तो यही इसकी पहचान है जो कंप्रेसर ऑयल छोड़ता है। ये देखिए इस तरह से फवारे निकालेगा ऑयल के, ये देखिए। तो ये चीज कंप्रेसर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर यही चीज मैं आपको इस वाले कंप्रेसर में दिखाऊं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें से कोई भी फवारा नहीं निकलेगा। अगर थोड़ा बहुत निकलेगा तो निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। ये देखिए इसमें से कोई ऑयल नहीं निकल रहा है। और यही चीज अगर मैं इसमें करता हूँ वापिस, तो ये देखिए, देख रहे हो, ये होता है कंप्रेसर ऑयल उठाने वाला है और ये होता है हमारा नॉर्मल कंप्रेसर जो बिल्कुल सही है और बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से इसकी हमने पंपिंग चेक करी और इस कंप्रेसर की ऑयल उठाने की प्रॉब्लम है तो वो आपने चेक कर ली। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है सेम उसी तरह से आपको चेक करना है। बस ध्यान रहे कि अगर कंप्रेसर ऑयल उठा रहा है तो वो उसके लिए आपको सिर्फ डिस्चार्ज लाइन ही काटनी है। डिस्चार्ज लाइन काटे बगैर आपको ऑयल उठा रहा है या नहीं उठा रहा है ये नहीं समझ में आएगा। अगर आप कंडेंसर के पास से ड्रायर हटा करके वहां चेक करेंगे तो आपको वहां पे ऑयल निकलता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि कंडेंसर में ऑयल रह जाता है, वही ऑयल बार बार थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है।
तो उसके लिए आपको डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर के पास से ही काट के वहीं से ही आपको चेक करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि वो कंप्रेसर ऑयल उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। और पंपिंग आपको कंप्रेसर के पास से पाइप काट के भी देख सकते हो या ड्रायर के पास से ड्रायर हटा करके वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन उपलब्ध है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन उपलब्ध है कि आपको सिर्फ कंप्रेसर के पास से ही डिस्चार्ज लाइन काट के चेक करना है कि कंप्रेसर ऑयल उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। यही वो टिप थी जो मैं आपको बताने वाला था। फिर भी कोई मन में कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी पूछ सकते हो। उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।